वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस इंटरैक्टिव सेशन में जैसा कि मैंने लिखा कि हाउ टू स्कोर मोर देन 600 मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन, मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। प्रकृति के ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम हैं, रूल्स। उसमें पहला रूल ये है कि अगर हम किसी फील्ड में सीड्स वगैरह ना लगाएं, बीज ना बोएं, तो वो पूरा खेत खरपतवार से, वीड्स से ऑक्यूपाई हो जाएगा। इसी तरीके अपना माइंड भी है, अगर हम उसमें कोई पॉजिटिव फीचर नहीं लाएं तो वो नेगेटिव थॉट से भर जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नियम है कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। अगर आप किसी दुखी आदमी से मिलेंगे तो आपसे दुखी भरी बातें करेगा, अगर आप किसी ज्ञानी आदमी से मिलेंगे तो आपसे उसी तरीके की बात करेगा, अगर आप किसी भ्रमित आदमी से मिलेंगे तो हमेशा भ्रम ही पालेगा। समझ रहे मेरी बात? मतलब आप जिस तरह के पीपल से मिलते हैं वो अपने थॉट्स आपके सामने रखेगा और आप उसमें ढल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा आप पॉजिटिविटी से भरे रहें और नेगेटिविटी में ना जाएं। कई बच्चे ऐसा मैंने देखा है कि वो शुरुआत में जब अपनी तैयारी चालू करते हैं, क्लास 11th में बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो उनमें जो जोश होता है वो ज़बरदस्त होता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, पर जैसे जैसे वो सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चालू होते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल वो धीरे धीरे गिरने लग जाता है। और ये मोटिवेशन लेवल गिरने की दो वजह होती हैं। पहली वजह ये होती है कि उन्होंने जब अपनी तैयारी चालू करी और तैयारी चालू करते ही वो किसी नेगेटिव आदमी के संपर्क में आ गए, जिन्होंने उनके माइंड में भय भर दिया कि नहीं, ये तो बहुत टफ फील्ड है, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम इसे नहीं कर सकते। और दूसरी बात, लैक ऑफ अटेंशन एंड फोकस, कि आप पढ़ रहे हैं पर आप फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे। मैं आपको इस पॉइंट को ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि सपोज आप कोई मूवी देखने गए, मेरी बात समझिएगा बहुत अच्छे से। सपोज आप कोई मूवी देखने गए, मूवी में आपने 3 घंटे व्यतीत किए, वहां से निकले और निकलने के बाद मैं आपसे अगर उस मूवी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछूं तो हो सकता है आप मुझे 80% क्वेश्चंस का जवाब दें, क्योंकि जब आप मूवी देख रहे थे तो आपका फुल अटेंशन, आपका फुल कंसंट्रेशन वो केवल स्क्रीन पे था। उस समय आप कोई आजू बाजू में किसी से कोई डिस्कशन नहीं कर रहे थे। मतलब आपने अपने ब्रेन का सरफेस एरिया, सेरिब्रम, इसको बढ़ा लिया, तो जितनी भी चीजें थी वो सब अंदर आ रही है, आने दो। पर वही जब हम किसी सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं, इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप देखिएगा कई बच्चे फियर सा महसूस करने लग जाते हैं। अगर बाई चांस उनके सामने फिजिक्स आ गई तो वो अपने सरफेस एरिया को पहले ही रिड्यूस कर लेते हैं। मतलब जो चीज आनी भी है वो नहीं आएगी, आपने तो पहले ही ब्लॉक कर दिया। और आप सरफेस एरिया को जब रिड्यूस कर दिया तो आपने दिमाग में अपने ये पहले ही नेगेटिव थॉट ले लिया कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आएगा। तो जब आपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये थॉट ले लिया है कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट ने भी ठान लिया है कि मैं इसे नहीं आऊंगा। पर वही अगर आपने पॉजिटिव थॉट के साथ वर्कआउट किया होता, उसे सोचा होता, उसे फील किया होता, मूवी जैसे, आप उसे स्टडी लेके क्यों चल रहे हैं भाई?
आप उसे एंजॉय करिए ना, सब्जेक्ट को एंजॉय करिए। जब आप सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे तो सब्जेक्ट एब्जॉर्ब होगा आपके अंदर। और अगर आप अभी तक उस सब्जेक्ट से नहीं जुड़े हैं तो जो हो गया उसको भूल जाइए। आप जो हो गया उसको भूल जाइए। भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं, वो भी आगे के साइड कि आगे देखो, पीछे नहीं देखना है। अगर पीछे का सोचने के लिए भगवान उचित समझता तो पीछे भी 2 आंखें लगा देता कि भाई पीछे भी देखो, आगे देखने की जरूरत क्या, पीछे भी आप सोचते रहो। तो जब आपके दिमाग में पीछे की सोच भरी है तो नई सोच कहां से आगे आएगी? तो वो नई सोच तो तभी आगे आएगी ना जब आप इसे पूरी तरीके से, जो पुरानी सोचें उन्हें खत्म कर देंगे। तो अपनी पुरानी जितनी भी निगेटिविटी है उसे रब करें, इरेज करें और केवल पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। दूसरी बात, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन का ये आता है कि हम कौन सी बुक्स को लेके फोकस करें और कहाँ फोकस ना करें। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ फोकस ना करें। आप मेनली कोई भी अननेसेसरी टेस्ट मटेरियल, कोई भी बुकलेट या जितने लोगों ने अपना ज्ञान आपके साथ शेयर किया कि मैंने ये बुक लगाई, तुम ये बुक लगा लो, इन सबको आप इरेज कर दीजिए तुरंत और केवल अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लाइन बाय लाइन फोकस करिए। लाइन बाय लाइन मतलब आपको हर लाइन को बी सीरियस एब्जॉर्ब करना है और पढ़ने की फॉर्मेलिटी मत करिएगा, उसको समझने की फॉर्मेलिटी करिए कि समझ के पढ़ना किसे कहते हैं। बेसिकली बच्चे पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, सर मैंने 4 बार पढ़ी, पर जब क्वेश्चन पूछो तो जवाब नहीं दे पाते। उसका मेन रीजन ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। आप अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ उसे रीड करते, एंजॉय लेते तो 100% आप अपना मैक्सिमम आउटपुट देते। कई बच्चे होते हैं बोलते मॉर्फोलॉजी मैंने 10 टाइम्स पढ़ी पर याद नहीं हो रही, ठीक है ना, तो आप उस चैप्टर को तब उठाइए जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुपर्ब हो। आप क्या करते हैं, पूरे दिन में जब थक हार जाते हैं तो शाम को बैठ जाते हैं टफेस्ट चैप्टर लेकर के, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, और आप बोलते हैं कि अब मैंने 4 घंटे पढ़ा फिर भी ये चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो मैं कहता हूँ आप ऐसे टॉपिक्स को मॉर्निंग के समय उठाएं, जब आप रात में 10 से लेके सुबह 4 बजे तक 6 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस सो लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो मैक्सिमम होता है। आप कभी मॉर्निंग में सुबह के टाइम उठ करके 4 o'clock अपनी दोनों हैंड्स को ऐसे करके और अपनी हाथों की लकीरों को चेक करिएगा। आप देखिएगा कि वो सबसे ज़्यादा डीप मॉर्निंग के समय होती हैं और रेडनेस, ब्राइटनेस आपके चेहरे की वो भी सबसे ज़्यादा मॉर्निंग के समय होती है। मतलब उस समय आपका मेटाबॉलिक लेवल बहुत हाई होता है। तब आप उस समय उस टफेस्ट चैप्टर से मुलाकात करा करिए कि आओ अब कितना दम है तुम में देख लेते हैं और मुझ में कितना दम है। मतलब ये जो कंपटीशन है ये बेसिकली एनर्जी लेवल का है बेटा, कि आप अपनी एनर्जी सब्जेक्ट के एनर्जी लेवल से हमेशा ऊपर रखिए, डेफिनेटली जीत आपकी होगी। आप जब बायो को रीड करते हैं तो एनसीईआरटी को पहली बार थॉरोली रीड करिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप देखिएगा बुक के बाजू में जगह गैप दे रखा होता है आजू बाजू, उस जगह पर उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख दिया करिए। 2-3 डिफरेंट कलर के पेन यूज करा करिए। आपको लग रहा है ये पॉइंट मैं भूलूंगा,
आप रेड कलर से लिख दीजिए। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, आप ब्लू कलर से लिख दीजिए। आपको लग रहा है कि ये पोर्शन जिससे सर ने क्वेश्चन फ्रेम किया था उसको ग्रीन कलर से लिख दीजिए। इस तरीके से एनसीईआरटी को रीड करिए, एक एक डायग्राम को साइलेंटली ऑब्जर्व करिए, और जब आप उस पूरे चैप्टर को एक मैगजीन टाइप पढ़ लें, समझ रहे हैं, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा के सब आपने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके बाद उस चैप्टर की एक पेज में या मैक्सिमम 2 पेज में समरी प्रिपेयर करें। जो आपने एब्जॉर्ब किया वो सारी चीजों को रिप्रोड्यूस कर दें उस पेज में कि मैंने इतनी चीजें लाइन बाय लाइन एब्जॉर्ब करी है। आप डायरेक्ट इंस्पायर किससे होते हैं पता है? जो टॉपर्स हैं। आप देखते हैं मिनाल भैया, उनकी रैंक AIR 26 थी, गगन भैया उनकी रैंक AIR 7 थी, भास्कर भैया उनकी रैंक 28 थी। तो भाई आप ऐसे स्टूडेंट्स से इंस्पायर हो रहे हैं तो उनकी तरह वर्कआउट तो आपको करना पड़ेगा ना। वो सब बच्चे बहुत जमीन से जुड़े बच्चे हैं, उन्होंने 2 साल कड़ी मेहनत करी है और ईमानदारी से मेहनत करी है। अगर आपने अपना 100% एफर्ट दिया है तो भगवान के घर में इनजस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है। वो आपको रिजल्ट जरूर देगा, बशर्ते आपने अपनी स्टडी 1 घंटे पढ़ाई करी, फिर आप 15 मिनट घूमने टहलने चल दिए, फिर आपने 1 घंटे पढ़ाई करी, फिर आप घूमने टहलने चल दिए। तो भाई 15-20 मिनट तो आपको चीजों को एब्जॉर्ब करने में लगती है, और जब आपका अटेंशन बना तो आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। तो चीजें एब्जॉर्ब कहां से होंगी बेटा? चीजें तभी एब्जॉर्ब होंगी जब आप एक डेफिनेट टाइम शेड्यूल, एटलीस्ट 3 घंटे तक आप अपने आप को सब्जेक्ट से जुदा मत करें। एक मूवी समझ लें कि मुझे जब तक ये चैप्टर नहीं कर लूंगा तब तक मैं नहीं उठूंगा, जब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा तभी उठूंगा। उसके बाद एक गैप दीजिए, फिर एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर आती है, वो एग्जाम्पलर सॉल्व करिए। उस एग्जाम्पलर के एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन को प्रॉपरली रीड करिए, और नेगेटिव क्वेश्चंस करने की हैबिट को बिल्कुल जीरो कर दीजिए। जो आपको आता है वही करिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं होता जो आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाएगा, केवल एक ही तरीका है और वो है मेहनत। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वैसे तो मैं आपको हर दिन एक डीपीपी प्रोवाइड करता हूं, पर उसके अलावा भी आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऐसी बुक से सॉल्व करिए जिसमें जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हो, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, नई नई चीजें। लास्ट मोमेंट में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप बहुत सारी बुक्स को एक्यूमुलेट करके, क्या वो दिमाग आपका उतना सब एब्जॉर्ब कर पाएगा? संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप केवल टारगेट स्टडी करें, आप फोकस्ड स्टडी करें, आप पीएचडी ना करें सब्जेक्ट में। आप केवल जो लाइन लिखी है वो कैसे हुई, क्या हुई, चाहे वो फिजिक्स हो। बच्चे एनसीईआरटी फिजिक्स की उसको अवॉइड करते हैं, नहीं करनी चाहिए। उसकी पूरी बुक, जब उस चैप्टर को आप पारंगत हो जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर कोई भी एक अच्छी सी बुक एससी वर्मा वगैरह थॉरोली लगाए, बस इनफ। उसके बाद केमिस्ट्री उठाया तो केमिस्ट्री में जितना बायोलॉजी में एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंस है उतना ही केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंस है। एक एक लाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पूरी एनसीईआरटी। आप उन बच्चों से मिलिएगा जो बच्चे टॉप रैंकर्स हैं, मैं समय समय पर उनको आपसे मुलाकात करवाता जाऊंगा, तो आप देखिएगा उनके व्यूज क्या है। वो हमेशा ही बोलते हैं कि सर आशुतोष सर, एनसीईआरटी की एक लाइन से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो रहे हैं। अरे भाई 2-4 क्वेश्चन अलग हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन 2-4 क्वेश्चन के चलते आप अपने 90% क्वेश्चन क्यों लूज कर रहे हैं? वाई? तो आप एनसीईआरटी को 4-5 बार पढ़िए 11th में, 4-5 बार पढ़िए 12th में, समझ रहे हैं? मतलब आप जितनी बार रिवीजन करेंगे और हर 2 दिन
3 दिन रीड करने के बाद एक रिवीजन का शेड्यूल बनाइए। आप पढ़ते चले जाते हैं और बाद में जब पीछे पलट के देखते हैं तो सब भूल जाते हैं। कई बच्चे जो क्लास 12th में, वो अगर क्लास 11 में सीरियस नहीं थे तो वो सोचते हैं कि अब तो हमारे हाथ से सब निकल चुका, अब हमें ड्रॉप लेना पड़ेगा। क्यों ड्रॉप लेना पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी इनफ टाइम है, चीजों को आप संभाल सकते हैं। उन सब चीजों को एक्यूमुलेट करिए। एक दिन 12th में दीजिए, एक दिन 11th के रिवीजन में दीजिए। समझ रहे हैं आप? प्रेशराइज मत होइए। एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट करिए। 3 घंटे मॉर्निंग में जो टफ लग रहा है उसे निपटाइए, गैप दीजिए, फिर 1 घंटा रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए, फिर शाम का एक समय निकाल लीजिए, 2-3 घंटे तब दीजिए। मिनिमम 8 आवर्स अगर आप देंगे तो अभी कुछ भी आपके हाथ से नहीं निकला है, सब कुछ आप ही के हाथ में है और आप कर सकते हैं। अगर आप हार गए और आपके दिमाग में नेगेटिव आ गया कि नहीं मैंने 11 से तैयारी नहीं करनी चालू करी थी, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। आप एक बार लग जाइए, आज ही से लग जाइए मैं कहता हूं, और 100% आप देखेंगे रिजल्ट आपके पास होगा। फिजिक्स में जो भी टफ चैप्टर है उन चैप्टर्स को पहले निपटाइए और उनसे एस्केप मत होइए। केमिस्ट्री में जो टफ चैप्टर आपको लग रहे हैं उनको बार बार निपटाइए, वीक में 1 दिन उनको रिवाइज करिए। बायो में भी सेम टाइप से आपको रिवीजन बार बार करना है। 1 यूनिट खत्म हो गई, 1 दिन सुबह से बैठ जाइए और 6-7 घंटे में जितने टॉपिक्स पढ़ लिए आपने उन सब को रिवाइज करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक डेफिनेट टाइम में करिए। दिन भर एक ही सब्जेक्ट को लेके मत बैठे रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी निगेटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से बचिए। किसी भी, जब हमने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो मात्र 4 स्टूडेंट्स थे बेटा, मात्र 4। चारों बच्चे डीपीएस वैशाली के, दैट इज आफरीन बारी, क्लास 12 की बात बता रहा हूँ, 11 की बात बता रहा हूँ, लीना, ध्रुव, 3rd नंबर पे गरिमा और 4th नंबर पे रितु। 4 बच्चों ने हम पे ट्रस्ट किया और हमने अपनी फुल एफिशिएंसी उनके साथ लगा दी और रिजल्ट ये मिला कि वो चारों स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए और आज चारों ही स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स बन चुके हैं। और इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से पढ़े जो निगेटिव, जो खुद ही सीरियस नहीं है बट ऑब्वियस है, वो आपको नेगेटिव ही बात बताएगा। और जो बच्चे पॉजिटिव हैं वो हमेशा आपको पॉजिटिव, तो हमेशा आप घर में भी किसी के संपर्क में आते हैं, किसी रिश्तेदार के संपर्क में आते हैं, उनका बच्चा सपोज रिजल्ट में नेगेटिव रहा, वो नहीं कर पाया, तो वो अपने बच्चे को आपके बच्चे के साथ तोल देते हैं। समझ रहे हैं? वो अब मेरा बच्चा नहीं कर पाया तो ये भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाएगा? आप ये सब जो क्वेश्चन मार्क है आप इसको अपने दिमाग में आने ही कैसे दे रहे हैं? मत आने दीजिए इसको। ये नेगेटिव फीलिंग आपको खा जाएगी। ये एक वायरस की तरह है। मैं कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, पर इतना पता है कि अगर एक भी वायरस हार्ड डिस्क में चला गया तो पूरी हार्ड डिस्क को करप्ट कर सकता है। तो आप ऐसे आदमी से मिल ही क्यों रहे हैं जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है? आप किसी से मत मिलिए। हम लोगों ने जब शुरुआत में बिगनिंग करी थी, बहुत लोग आए, 4 बच्चे पढ़ा रहे हो तुम लोग, क्या करोगे तुम लोग, कैसे तुम्हारा खर्चा चलेगा? पर हम पीछे नहीं हटे, हमने केवल आगे देखा। 4 से 40, 40 से 400 और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। हम आज भी किसी नेगेटिव आदमी से मिलना पसंद ही नहीं करते। हम 2 ही फ्रेंड्स हैं और हम उसमें बहुत खुश रहते हैं। हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर लाने नहीं देते। सिर्फ आगे की तरफ मकसद रखते हैं और आगे चलते चले जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अपना मैक्सिमम आउटपुट देंगे और
प्रॉमिस करिए, और प्रॉमिस करने के लिए आप लाइक बटन नीचे वीडियो में दे रखा है, तो मैं आप सबको मानूंगा कि आप मेरी बात बिल्कुल गांठ बांध के रखेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और इसी समय मुझे किशोर कुमार का एक गाना याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो बी पॉजिटिव और मेरी पूरी बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बच्चों।